ओके तो हेलो एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़े थे क्लास 12th जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 12 अर्थात जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। पिछले दो भागों में हमने जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग एवं कृषि में उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का साथ साथ में मानव इंसुलिन एवं वैक्सीन का उत्पादन पढ़ लिया था। अब इस पार्ट में हम कवर करेंगे दो टॉपिक को, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इनसे क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह लघु उत्तरीय क्यों ना हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक होगा जीन चिकित्सा, आनुवंशिक रूपांतरित जीव अर्थात ट्रांसजेनिक जीव, बीटी फसलें और ट्रांसजेनिक जीव। ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th की बायोलॉजी का समस्त सिलेबस और नोट्स आपको यहाँ पर निःशुल्क में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला टॉपिक है जीन चिकित्सा अर्थात जीन थेरेपी। यूँ तो यदि बात करें तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी का सर्वाधिक लाभकारी और विवादास्पद जो प्रयोग है या अनुप्रयोग है वह जीन चिकित्सा या जीन उपचार ही है। इस नई विधि की खोज सन 1992 में इटली तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक रोगों के नियंत्रण हेतु की थी। मानव में विभिन्न आनुवंशिक रोगों का कारण त्रुटिपूर्ण जीन होते हैं, यह बात हम पहले से जानते हैं। ये त्रुटिपूर्ण जीन या असामान्य जीन त्रुटिपूर्ण एंजाइम का निर्माण करके आनुवंशिक रोगों का कारक बनते हैं। जीन उपचार या हम कह सकते हैं जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव शरीर में असामान्य या त्रुटिपूर्ण या विकारी जीन्स को स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात बदला जाता है, एवं विकारी जीन को जीन लक्ष्य मोदन द्वारा स्वस्थ बना करके जीन प्रतिलिपियों की संख्या में वृद्धि करके आनुवंशिक रोगों से मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। लक्ष्य मोदन के तहत हानि रहित रेट्रोवायरस को एंजाइम जीन में प्रवेश कराकर उपचार किया जाता है, लेकिन वर्तमान में विकारी जीन का स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापन में परिवर्तन संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन अन्य कुछ विधियां हैं जिनके माध्यम से जीन चिकित्सा को उपयोग में लाया जाता है। सबसे पहली विधि होती है भ्रूण उपचार विधि। इसके अंतर्गत नए स्वस्थ भ्रूण का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, जिससे इसकी आनुवंशिकता भी परिवर्तित नहीं होती। और दूसरा है रोगी उपचार विधि। इस विधि में पहले जीन के सामान्य युग्म विकल्पी का पृथक्करण करके उसे माध्यम में समर्थित कर लेते हैं। इस युग्म विकल्पी को फिर रेट्रोवायरस में प्रविष्ट कराया जाता है। तत्पश्चात रोगी के शरीर में पृथक्कृत कोशिकाओं को इन रेट्रोवायरस से संक्रमित करा दिया जाता है, जिससे वह जीन उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। सामान्य युग्म विकल्पी सहित विषाणु डीएनए कोशिकाओं के गुणसूत्र से जुड़ जाता है, जिससे रोगी के शरीर में अंताक्षेपित कर दिया जाता है अर्थात इंजेक्ट कर दिया जाता है। जीन उपचार को रीजनरेटिंग थेरेपी भी कहा जाता है। यह बीमारियों जैसे मधुमेह, हीमोफीलिया, कैंसर आदि के उपचार में प्रयोग किया जाता है। शरीर में जब कुंजी जीन जिसे बोलते हैं की जीन्स अपने स्थान पर नहीं होते या उनमें कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बात करते हैं एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे। तो जीन चिकित्सा में मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वास्थ्य एवं क्रियाशील जीन से बदला जाता है। इसके द्वारा किसी भ्रूण में चिन्हित किए गए आनुवंशिक दोषों में सुधार करने के लिए उसके डीएनए में उपयुक्त लिखना है, आपको उपरयुक्त नहीं लिखना है। उपयुक्त का मतलब होता है अच्छा, परिवर्तन किया जाता है। इस विधि को यूफेनिक्स भी कहते हैं। अब आगे बात करें यदि, तो जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज अर्थात एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि जीन चिकित्सा की मदद से
एडीए की कमी को दूर कैसे किया जाएगा, ऐसा आप मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। एडीए से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता अर्थात एससीआईडी बीमारी हो जाती है। एससीआईडी बीमारी जो है वो काफ़ी गंभीर होती है, जिससे प्रतिरक्षा संबंधित कमी आ जाती है। इसको बोलते हैं सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, इसे एससीआईडी बोला जाता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा में प्रत्यारोपण से होता है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रुधिर से लसिकाडू को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धित किया जाता है। सक्रिय एडीए का cDNA अर्थात कॉम्बिनेंट डीएनए संवाहक द्वारा लसिकाओं, संवाहक का मतलब कैरियर जैसे प्लाज्मिड वगैरह, द्वारा लसिकाडू में प्रविष्ट कराकर लसिकाडू को रोगी के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृतकाय होती हैं, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकाडू को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि अस्थि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीन को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है, अर्थात इसे भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक द्वारा निर्माण करा लिया जाता है। चलिए हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है अनुवांशिकीय रूपांतरित जीव। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे जीव, चाहे वो पादप हो, जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो, तो ऐसे जीव जिनकी उत्पादकता, गुणवत्ता या रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए उनके जीनों में फेर बदल कर दिया गया हो, अनुवांशिकी रूपांतरित जीव कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे जीव जिनकी उत्पादकता, गुणवत्ता या रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए उनके जीनों में फेर बदल किया गया हो, अनुवांशिकीय रूपांतरित जीव कहलाते हैं। अधिकांशतया किसी बाह्य जीन को इन जीवों में प्रवेश कराया जाता है, इसी कारण इन्हें पारजीनी जीव भी कहा जाता है, क्योंकि बाहर से इनके अंदर जीन का प्रवेश कराया जाता है। चलिए बात करते हैं अनुवांशिकीय रूपांतरित पादप या फसलों के बारे में। तो फसलों में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारजीनी पादपों का उपयोग व्यापक तौर पर किया जा रहा है। इन फसलों को जीएम फसलें भी कहते हैं। यदि जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। अब जीएम फसलें भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। इनको जैव प्रौद्योगिकी फसलें यानी बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप्स भी कहा जाता है। अनुवांशिकीय रूपांतरित पादपों के निर्माण के लिए वांछित गुणयुक्त बाह्य जीन को जीन स्थानांतरण विधि द्वारा लक्ष्य पादप में पहुंचा दिया जाता है। सूक्ष्म अंताक्षेपण, इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन गमन तथा टीआई प्लाज्मिड वाहक का उपयोग आदि ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग जीन स्थानांतरण में किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं बीटी फसलें। यह हमारे सिलेबस में स्पेशल रूप से मेंशन किया गया है, और अधिकतर यदि बहुत छोटा पूछा जाता है तो थोड़ा ही आपको लिखना होता है, लेकिन यदि 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसको डिस्क्राइब ज़रूर करना होगा। पीड़क फसलों की पैदावार को कम कर देते हैं। पीड़क का अर्थ होता है ऐसे कीड़े मकोड़े जो फसलों को चट कर जाते हैं। तो पीड़क फसलों की पैदावार को कम कर देते हैं। यदि इनके ख़त्म करने के लिए रासायनिक पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाए तो ये न केवल महंगे होते हैं अर्थात पेस्टिसाइड, अपितु पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। अतः इनकी जगह पर आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा पीड़क रोधी फसलों का निर्माण किया गया है, अर्थात ऐसी फसलें जिनमें पीड़कों का कोई प्रभाव ना पड़े, यदि पीड़क उन्हें खाए भी तो पीड़क मर जाए। इन फसलों के लिए पीड़कों की आवश्यकता या पीड़क नाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके अंदर विशिष्ट प्रकार के जीन बीटी जीन स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह बीटी जीन एक विषाक्त प्रोटीन का निर्माण करता है, इस कारण पादप पीड़क प्रतिरोधी हो जाते हैं। इस बीटी जीन को एक जीवाणु बैसिलस थूरियनजेंसिस
से प्राप्त किया जाता है। इन फसलों में इस जीवाणु से पृथक किए गए जीन को स्थानांतरित किया गया है। उन फसलों को बीटी फसल कहते हैं, अर्थात जिन फसलों में इस जीवाणु से पृथक किए गए जीन को लगाया जाता है उन्हें ही हम बीटी कहते हैं। बीटी का अर्थ होता है बैसिलस थूरिनजिएंसिस कहते हैं। जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी आलू और बीटी तंबाकू। तो याद रखिएगा। अब इसमें कुछ हम डिटेल में बता देते हैं, लेकिन यदि बहुत शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है तो सिर्फ आपको यहीं से लिखना है। यहाँ से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, नोट्स में तो आप टोटल लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होगा एग्ज़ाम में, जिससे कि उसको अच्छे से पता भी चल जाए और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएं। अब हम बात कर लेते हैं बीटी कपास के बारे में। तो बैसिलस थूरिनजिएंसिस जीवाणु की कुछ प्रजातियों को द्वारा ऐसे विषाक्त प्रोटीन जिसे जीव विष का निर्माण किया जाता है, जो विशिष्ट वर्ग के कीटों जैसे कोलिऑप्टेरॉन तथा डिएप्टेरॉन यानी मक्खी मच्छर इसको बोलते हैं को मारने में सहायक होता है। यह जीवाणु अपने जीवन काल की विशिष्ट अवस्था में इस विषाक्त प्रोटीन के रवों का निर्माण करता है। ये विषाक्त प्रोटीन स्वयं जीवाणुओं को खत्म नहीं करता, क्योंकि यह एक प्रोटॉक्सिन के रूप में निर्मित होता है। इस विषाक्त जीव विष का निर्माण जिस जीन द्वारा किया जाता है उसे क्राई जीन बोला जाता है तथा निर्मित प्रोटीन को क्राई प्रोटीन बोलते हैं। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्राइजीन क्या है, तो आप सही आंसर लगाएंगे कि यह एक प्रकार का विषाक्त जीव विष होता है। ठीक है। जब कोई भी कीट इस पादप को खाता है तो निष्क्रिय जीव विष कीट की आहार नाल में पहुंचकर क्षारीय पीएच के कारण अपनी सक्रियता अवस्था में बदल जाता है, जो इसकी घुलनशील अवस्था होती है। यह सक्रिय विष कीट की आंत की उपकला कोशिकाओं के साथ जुड़कर उसमें छिद्र कर देता है, जिसके कारण कोशिकाएं फट जाती हैं और कीट की मृत्यु हो जाती है। अगली फसल है बीटी बैगन। तो बैगन में जीवाणु बैसिलस थूरिनजिएंसिस से क्राई जीन निकालकर प्रविष्ट कराया जाता है। इस जीन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन के कारण बैगन पर लगने वाले कीट एफएसबी अर्थात फूड एंड शूट बोरर की रोकथाम की जाती है और बैगन का उत्पादन बढ़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि पारजीनी जंतु क्या होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पारजीनी जंतु। तो ऐसे जंतु या जीव जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा अर्थात बाहर से ला करके कोई जीन इंटर कराया जाए, एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है जो अभिव्यक्ति भी प्रदान करता है अर्थात आगे चलकर कार्य भी करता है, पारजीनी या आनुवंशिक परिवर्ती जीव कहलाते हैं। पारजीनी जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव जो होते हैं वह चूहे होते हैं। पारजीनी जो चूहे होते हैं, ऐसे ही पारजीनी गाय भी होती हैं। पारजीनी चूहे इसमें टीकों का मानव का प्रयोग करने से पहले क्या करते हैं, टीकों की सुरक्षा की जांच करने के लिए हमने पहले ही बताया था ट्रांसजेनिक जीवों में इनको इस्तेमाल किया जाता है, तो पारजीनी चूहों में इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पोलियो के टीके की सुरक्षा की जांच के लिए पारजीनी चूहों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही यदि बात करें पारजीनी गाय के बारे में तो लगभग 1977 में सर्वप्रथम पारजीनी गाय रोजी से मानव प्रोटीन से भरपूर दुग्ध प्राप्त किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी गाय सबसे पहले पारजीनी रूप से बनाई गई, तो उसका नाम था रोजी, ROSI रोजी। और यह दूध जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन युक्त था। ऐसे ही पारजीनी मछलियों का भी निर्माण किया जा रहा है। अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक जंतुओं का क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले सामान्य शरीर क्रिया व विकास। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं एवं विकास एवं जीनों के कार्य का अध्ययन करने के लिए तथ्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनसे अध्ययन किया जा सकता है और जिनसे हमें जानकारी भी मिल जाएगी और मानव को हानि भी नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट है रोगों का अध्ययन। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं का प्रयोग जीन संबंधी रोगों जैसे गठिया, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि के अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट है जैविक उत्पाद। तो इसमें क्या किया जाता है, जैविक उत्पाद में कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए जैविक उत्पादों से बनी औषधियों की आवश्यकता होती है।
ऐसे उत्पादों को अक्सर बनाना बहुत महंगा होता है, लेकिन पारजीनी जंतुओं जो कि क्या करते हैं, जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उनमें डीएनए के भाग को प्रवेश करा देते हैं जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे मानव प्रोटीन एक होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का प्रयोग एम्फाइसीमा के इलाज में किया जाता है। ठीक इसी तरह का प्रयास किया गया फिनाइल कीटोन्यूरिया व पुटिये रेशमयता के इलाज हेतु किया जा रहा है। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं में कुछ आवश्यक उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किए जा सकते हैं। पारजीनी गाय रोजी से मानव प्रोटीन युक्त या प्रोटीन संपन्न दुग्ध प्राप्त किया गया। इस दुग्ध से मानव में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन मिलता है जो कि मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व होता है। ऐसे वायुस्फीति के उपचार हेतु मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन रक्त जमाने वाला कारक एर्थ अर्थात VII एवं 9th जिसमें भेड़ का इस्तेमाल किया गया, ऊतक मोनोजन सक्रियक जो कि बकरी के लिए है, तथा फिनाइल कीटोन्यूरिया पुटिये रेशमयता के निदान हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें से एक ही दो आप याद करिए, जरूरी नहीं कि सारे नाम आप याद करें। नेक्स्ट है टीका सुरक्षा जांच के लिए। तो टीकों का मानव में प्रयोग करने से पहले पारजीनी जंतुओं पर सुरक्षा जांच करने हेतु प्रयोग किया जाता है। पोलियो का टीका जैसे पारजीनी चूहों पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक सुरक्षा का परीक्षण किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक जंतु विषैले पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, अतः विषैले रसायन के प्रभाव के अध्ययन हेतु इनका उपयोग किया जाता है। तो ये बात आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अनुवांशिक रूपांतरित जो फसलें होती हैं, वो बात थी जंतु की, अब फसलों की भी बात कर लेते हैं। तो जो जीएम फसलें होती हैं उनका क्या लाभ है और क्या हानि है। तो फसलों में रोग प्रतिरोधी होने से उत्पादन में वृद्धि होती है व कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान में कमी आती है। ये फसलें जैविक व अजैविक कारकों जैसे सूखा, ताप व लवणता आदि के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। फसल की पोषण गुणवत्ता और खनिज उपयोग क्षमता भी अधिक होती है। रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता कम होती है। हानियों की बात करें तो सबसे पहली हानि है बीटी विष के कारण अन्य प्राकृतिक जीव जैसे परागणकारी की मृत्यु हो रही है। वह खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है, जिनसे क्या हो जाता है, पॉलिनेटर्स खत्म हो जाएंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा और आगे चल करके जो जैव श्रृंखला है वह क्या होगी, बाधित होगी। इनके लगातार प्रयोग से कीट इन फसलों के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, फिर इन्हें खत्म करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ती है। ये फसलें व इनके उत्पाद अनेक रोगों का उत्पन्न करते हैं, जैसे कई लोगों में एलर्जी रोग उत्पन्न हो जाता है। इन तकनीकी द्वारा उत्पादित फसलों में सामान्यतः बीज निर्माण नहीं होता, अतः किसान को प्रतिवर्ष नए बीज खरीदने पड़ते हैं जो कि काफ़ी महंगा होता है। तो ये हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अब आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप यूं ही पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।